वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय सौम्या। आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इस वीडियो में भी हम तकरीबन 15 से 20 मिनट में अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूनाइटेड नेशन जो है वो सक्सेसर है लीग ऑफ नेशन का, जो कि 1918 में फॉर्म हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है कि लीग ऑफ नेशन क्या है। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चली थी, तब 1918 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाया गया था ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, बट लीग ऑफ नेशन अपना इस चीज़ में फेल होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से लेकर 1945 तक। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है। ये हमें पता चल गया कि यूनाइटेड नेशन कैसे बना था। अब यूनाइटेड नेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आप अपने सभी इसमें बना के लिख सकते हो, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में अपने रखने हैं। पहला है कि यूनाइटेड नेशन का, यूएन का मेन काम है कि वो पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करे हर जगह। अगर कहीं पे वॉर वगैरह हो रहा है तो उसको रोके कि वॉर वगैरह ना हो, और ग्लोबल इश्यूज से डील करे। कहीं पे क्राइसिस हो रहे हैं तो कहीं पे मान लीजिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इन सारे इश्यूज से भी डील करे। इसके अलावा इसका तीसरा और चौथा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना। मान लीजिए कोई दो कंट्रीज उनके बीच लड़ाई हो रही है या फिर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसको भी ये अवॉइड कराएं। उसके बाद ये इंश्योर करता है कि पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा हो, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि वॉर एग्रेशन वगैरह एक कंट्री का दूसरे के प्रति कम हो, और साथ ही साथ ट्रस्ट कॉपरेशन कंट्रीज़ के बीच में, मेंबर नेशंस के बीच में बना रहे। तो ये इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड अगर फर्दर हम मूव करें तो यूनाइटेड नेशन जो है वो वहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन में बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़नी है। पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसमें 193 मेंबर्स हैं, और दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 15 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं। ये ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के टर्न्योर के लिए इलेक्ट होते हैं और ये पूरे वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। वहीं पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करो तो इसमें 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर की बात करें तो चाइना, फ्रांस, यूएसए, यूके एंड रशिया, ये टोटल परमानेंट मेंबर्स हैं, और इनके पास एक वीटो पावर रहती है। वीटो पावर बोला जाए तो नेगेटिव वोटिंग पावर। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या हुआ। कुछ टाइम बीता जब तो यहाँ पे डिमांड उठने लगी कि यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। लाइक यूनाइटेड नेशंस में तब 2 तरीके के रिफॉर्म लेके आए गए, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, दूसरा जुरिडिक्शनल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म 1992 में आया था। जनरल असेंबली से रिलेटेड रिफॉर्म्स था। तो इसमें एक चीज़ बताई गई थी कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो कंडीशंस में बताया गया कि आपकी कंट्री मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, यानी इकोनॉमिक उसकी बहुत बड़ी होनी चाहिए। मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, यानी मिलिट्री भी अच्छी खासी होनी चाहिए। देन पॉपुलेशन होनी चाहिए अच्छी खासी तगड़ी भाई। एंड वो एक एडिक्वेट बजट अलोकेट करे, मतलब एडिक्वेट बजट दे यूएन में, एक बजट उसका अच्छा खासा हो, और डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी ज़्यादा होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी को भी रिस्पेक्ट करे, और ह्यूमन राइट कमीशन को भी। ये सारे कुछ मेजर सजेशंस थे जो कि मतलब मेजर कंडीशंस थे जो कि रखे गए थे परमानेंट मेंबर्स बनने के लिए। इसको सजेस्ट किया था कोफी अन्नान ने 1 जनवरी 1997 को। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया, ठीक है भाई, हमने देख लिया कि ये सारी चीज़ें। इंडिया इस पर क्या कहते हैं। देखिए, इंडिया भी बनना चाहता है परमानेंट मेंबर, और भी वो ऑलमोस्ट इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। मेजर इकोनॉमिक पावर, आज के टाइम में हमारी इकोनॉमी 5th नंबर पे है। सेकेंडली बात करें तो मिलिट्री भी हमारी बहुत स्ट्रांग है। पॉपुलेशन में भाई हम फर्स्ट पे आ गए हैं अपन, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिक्वेट बजट इन द यूएन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो इंडिया का शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, बट बट जो इंडिया है वो एक फ्रीक्वेंट जो उसका बजट एलोकेशन है, मान लीजिए उसको अगर हर महीने 100 रुपये देने हैं तो देन ऑन टाइम वो 100 रुपये दे देता है, फुलफिल कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो पेमेंट में कोई डिले कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है। डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में भाई, ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, और वी आर द टॉप 1 डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इंडिया ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, ऐसा इंडियंस का आर्गूमेंट है। बट बेसिकली जो नॉन सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि ठीक है, इंडिया ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, बट उसके कॉन्फ्लिक्ट भी पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये परमानेंट मेंबर बन जाता है तो हो सकता है पाकिस्तान को थ्रेटन करने लगे। तो इसे एक तरीके से डोमिनेंसी होने लगेगी, जो वीक कंट्रीज रहेंगे उनको डर के रहना पड़ेगा, ऐसा लोगों का कहना है।
दूसरे कुछ आर्गुमेंट्स देने वाले लोग ये भी कहते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट से ऑलरेडी एक मेंबर है जो कि है चाइना, वो ऑलरेडी एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम फिर से वापस एक एशियन कंट्री को क्यों लें एज अ परमानेंट मेंबर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका से हमें लेना चाहिए, हमें इंश्योर करना चाहिए कि उनके रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि वहाँ से एक भी कंट्री रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो इस वजह से हमारी जो कंट्री इंडिया वो एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए इन लोगों के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की चीज़ें बता दी कि क्या क्या चीज़ें। हम बात करते हैं जुरिडिक्शनल रिफॉर्म की। सो जुरिडिक्शनल रिफॉर्म में बेसिकली पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ही बात की गई है कि इस डेवलपमेंट की एरा में, इस डेवलपिंग वर्ल्ड में कैसे हम जो वर्ल्ड के सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं उसमें हम कैसे पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रख सकते हैं। ये बेसिकली कब किया गया था? 5 सितंबर 2005 को, जब मनाया जा रहा था यूएन का 60 एनिवर्सरी जब मनाई जा रही थी, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें बताई गई थी। उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे पीस बिल्डिंग कमीशन हम इस्टेब्लिश करेंगे, डेमोक्रेसी फंड इकट्ठा करेंगे, साथ ही साथ हम मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आएंगे जिसे MDGs कहा जाता है, ट्रस्टशिप काउंसिल बनाएंगे, NHRC इस्टेब्लिश की गई करेंगे 2006 में, वो हो भी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और फिर टेररिज्म के हर फॉर्म को कंडेम किया गया। कंडेम मतलब निंदा की गई, विरोध किया गया कि टेररिज्म गलत है और कोई भी फॉर्म टेररिज्म का गलत है। साथ ही साथ जिस कंट्री में सिटीजन्स को ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जिस कंट्री में ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनके लिए भी एक्ट किया जाए। ऑब्वियसली हम इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट हम ज़रूर समझेंगे। तो इंडिया क्या कहता है इस चीज़ के ऊपर, इंडिया के अनुसार क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, इंडिया के क्या क्या कंसर्न है यूनाइटेड नेशंस को लेकर, हम उसकी बात करते हैं। तो इंडिया का कंसर्न इसमें सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर सबसे ज़्यादा है। इंडिया को लगता है कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी वीटो पावर को ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका वीटो पावर का ही वो यूज़ करके कई बार बहुत अच्छे और बहुत बड़े डिसीजन वो नलिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई डिसीजन पास हुआ, कोई लॉ पास होता है, उसको जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स अप्रूव कर देंगे, वहीं पे परमानेंट मेंबर्स में से 4 परमानेंट मेंबर अप्रूव कर देते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स में से 10 अप्रूव कर देते हैं, बट एक परमानेंट मेंबर जिसने अप्रूव नहीं किया वो अपनी वीटो पावर का यूज़ करके उस लॉ को नलीफाई कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी इसको बायस बताता है इंडिया के अनुसार, और सच में ये बायस्ड है। आप खुद सोच के देखो कि सब बोल रहा है सही है, बस एक उसमें से उठ के बोलता है कि नहीं भाई ये गलत है और मैं इस पर एग्री नहीं करता हूँ, वो नेगेटिव वोट कर देता है और वो पूरा लॉ ही कैंसिल हो जाता है। इसके ऊपर इंडिया का कंसर्न है। सेकेंडली, इंडिया चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में एक अच्छा वो रोल प्ले करे, वो भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए लोगों को, वर्ल्ड पॉलिसीज़ में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी एक पार्ट ले पाए। साथ ही साथ इंडिया कहता है कि जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उनको भी इंक्रीज़ करना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहिए। ये जो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं उनके ऊपर उनकी स्ट्रेंथ को कम की जाए, या तो उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दी जाए इन द सेंस कि उनकी वीटो पावर हटा दी जाए ताकि सब नॉर्मल हो जाए, लॉ वगैरह पास हो, या तो उसमें और सबको भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जैसे वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको भी चेंज करना चाहिए। साथ ही साथ इंडिया का कहना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे लोगों की एक सिग्निफिकेंट रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो इंडिया भी उसमें परफॉर्म करना चाहता है और एक अच्छे तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लीड करना चाहता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि यूएन का क्या रोल है यूनिपोलर वर्ल्ड में। लाइक यूनिपोलर वर्ल्ड इन द सेंस कि डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है भाई, डिसइंटीग्रेशन हो गया, देन यूएसएसआर खत्म हो गया, बस यूएस बचा। तो क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, यूएस की पावर को इजीली चेक कर पाना आसान नहीं, यूनाइटेड नेशन के लिए भी क्यों नहीं है, रीज़न देखते हैं। जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो वॉशिंगटन डीसी में है, पहला रीज़न। दूसरा ये है कि ब्यूरोक्रेट्स वहाँ के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। एंड यूएस जो है वो लार्जर कंट्रीब्यूटर है ऑफ यूएन बजट, यूएन के बजट में सबसे ज़्यादा पैसा देता है। यूएस जो है एक परमानेंट मेंबर भी है, जिसकी वजह से उसके पास वीटो पावर या फिर नेगेटिव वोटिंग पावर भी है। इन सब का यूज़ करके वो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंस और सुपरमेसी इंश्योर करता है कि वही सबसे ऊपर है, क्योंकि भाई यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर भी वहीं पे है, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत पैसा भी दे रहा है, तो यूनाइटेड नेशन उसकी भी तो बात सुनेगा। ऑल्दो इन्हीं सब रीजन की वजह से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक एकदम बढ़िया ओपेक, मतलब ट्रांसपेरेंसी के थ्रू हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर एक चेक रख पाएँ। चलिए फर्दर मूव करते हैं। अभी यहाँ पे बीच में एक बॉक्स में यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में दिया, उसके बारे में हम देख लेते हैं।
यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, जैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। ये हमारे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स बेसिकली हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई बार आपके टेस्ट या फिर हाफ ईयरलीज में, प्री बोर्ड्स में भी टीचर्स पूछ लेते हैं और बोर्ड्स में भी 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स से छोटे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब हमने यहाँ पे ये देखा था कि यूएन यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट कर रहा है, यानी यूएसए की पावर से रिलेटेड। बट क्या क्या रिफॉर्म हुए यूएन में, यूएन मतलब कैसे चेंज हुआ यूएन, क्योंकि यूएन तो 1945 में बना था और ये जो वर्ल्ड यूनिपोलर हमारा 1991 में बनता है। तो 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं हम उसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया था, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से यूएसएसआर की जो मिलिट्री अलायंस थी, वार्सो पैक्ट, वो भी ख़त्म हो गई थी। हेजमनी जो थी यूएसए की, वो भी ख़त्म हो गई थी। एंड कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग कंट्रीज़ निकल के आई थी जिन्होंने यूएन में पार्टिसिपेट किया, यूएन के मेंबर बने वो लोग। एंड काफ़ी नए नए चैलेंजेस भी यूएन के सामने आए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अलग अलग जगह जेनोसाइड हो रहा है, क्राइसिस हो रहे हैं, वो सारी रिलीजेस। एंड उस यूएन में ये भी देखा गया कि जो एशिया की इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर रही है। तो ये हमने लगभग हर चीज़ देख लिया जो हमारे बुक में मेन हेडिंग्स थी। बट हम अब देखने जा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के फेलियर्स क्या हैं और यूनाइटेड नेशन के सक्सेस क्या हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ होती है तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो हम दोनों के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस फेलियर की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस क्राइसिस नहीं रोक पाया, जैसे लेबनान क्राइसिस हुआ, अभी डार्फुर क्राइसिस हुआ। यूनाइटेड नेशन इसको रोकने में नाकाम रहा। साथ ही अभी आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जो रवांडा में जेनोसाइड हुआ था, उसको भी नहीं रोक पाया था यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद वॉर्स को भी नहीं रोक पा रहा, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर अभी 1 साल होने का है, अभी तक चल ही रहा है। साथ ही साथ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है सिक्योरिटी काउंसिल में। अच्छा, हम अपनी बात, इंडिया की बात हटा के देखें तो अफ्रीका से और साउथ अमेरिका से एक भी कंट्रीज़ रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, तो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे यूनाइटेड नेशन। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहा है कि डेवलपमेंट गोल्स एंड NHRC बना रहा है, ठीक है भाई, लेकिन तालिबान इशू जब हुआ तो कहाँ गया यूनाइटेड नेशन, उस टाइम पे तो नहीं आया। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। कई बार सिक्योरिटी काउंसिल में इनएक्शन होने लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू 193 मेंबर्स अग्री कर गए, सब अग्री कर गया, एक मना कर देता है तो कभी कभी डेडलॉक की सिचुएशन भी हो जाती है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के पास उसकी खुद की कोई भी आर्मी नहीं है। अगर उसको कहीं पे भी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी होती हैं तो वो किसी भी कंट्री की पीस कीपिंग फोर्स उठा के भेज देता है, किसी कंट्री की आर्मी भेज देता है। जैसे इंडिया ने भी अभी काफ़ी टाइम तक सर्व किया था वहाँ पे। साथ ही साथ वहाँ की आर्मी जो हैं वहाँ पे मतलब अंदर ही अंदर करप्शंस भी हैं, ऐसा में शो नहीं होता, बट करप्शन है। एंड आगे की बात करें तो ये यूएसए की हेजमनी के अंदर पूरा काम कर रहा है। लाइक यूएसए उसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, उस हेडक्वार्टर वगैरह है, तो यूएस की हेजमनी है, यूएस का डोमिनेंस रहता है यूएन के ऊपर। सेकेंडली लास्टली, मतलब ये लास्ट पॉइंट नहीं रहेगा बट इट्स अ पॉइंट जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं कि जिस भी कंट्री के पास लार्जेस्ट मॉनेटरी एक्सपेंसेस रहते हैं, बहुत पैसा रहता है, जो इनको ज़्यादा पैसा दे रहे हो उनको ये ज़्यादा फेवर करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज, क्योंकि उनके यहाँ से उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा है। दीज आर द बेसिक्स ड्रॉबैक्स विच यू कैन राइट इन योर आंसर्स। अब हम सक्सेस की बात करें तो NHRC इस्टेब्लिश की है उन्होंने जुलाई 2006 की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि अच्छी चीज़ है। डीकोलोनाइजेशन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब अच्छे से डीकोलोनाइज कराया काफ़ी एरियाज़ को, और बेसिक सिक्योरिटी गारंटीज दी है, लेबर लॉज वगैरह ये सब काफ़ी चीज़ें लेके आए हैं लोग। एंड मटेरियल असिस्टेंस दी है, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो पोलियो के इंजेक्शन्स वगैरह लगने शुरू हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको यूनाइटेड नेशंस के फेलियर लिखना है तो आप वहाँ पे से फेलियर नहीं, उसके कुछ सक्सेस वाले पॉइंट भी मेंशन करोगे, लास्ट में कंक्लूड भी करके दिखाओगे। ओके, सो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर। मैंने आपको 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर बताने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप किसी भी आंसर में ये कुछ पॉइंट्स है वो ऐड कर सकते हो, लाइक कि UN is not made to take humanity to heaven but it is made to take it from to save it from making hell, ऐसे करके। एंड जॉ इज़ बेटर देन वॉर जो स्टेटमेंट्स कुछ हमारे लीडर्स ने दी है, उसको आप शशि थरूर और डैक्स हैमरसोल्ड ने जो स्टेटमेंट दी है उसको आपको अच्छे से याद रखना है और उसको आप अच्छे से याद करके अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो लास्टली हम ये कह सकते हैं कि UN एक परफेक्ट बॉडी नहीं है, बट उसके बिना वर्ल्ड वर्स ऑफ हो सकता है। लाइक UN इज़ नॉट अ परफेक्ट बॉडी बट विदाउट UN वर्ल्ड कैन बी वर्स ऑफ। एट द एंड UN इज़
made to take humanity. Heaven is not made to take humanity to heaven, but it is made to save it from hell. So that's all my dear friends. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. और कुछ आपको लगता है कुछ चाहिए या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स है तो यू कैन कमेंट डाउन. थैंक यू.